टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस को 5 डिस्टिंक्टिव फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्रोफेज, उसके बाद आता है लेट प्रोफेज, इसको अर्ली मेटाफेज भी बोला जाता है। फिर आता है मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये इसका ओवरव्यू डायग्राम है। हम सारे डायग्राम्स को स्टेप्स के साथ ही डील करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोफेज। प्रोफेज के लिए जब हम बात करते हैं तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन, जो क्रोमैटिन्स होते हैं या क्रोमैटिड्स हैं वो धीरे धीरे कंडेंस होते हैं और फिर हमको इस तरह के बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स में देखने लगते हैं। तो पहला स्टेप है कि क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू होता है। न्यूक्लियर का एनवलप जो है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करता है। क्यों टूटने की जरूरत है? क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर है वो न्यूक्लियस से बाहर सेंट्रियोल्स के थ्रू बनता है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा तो स्पिंडल फाइबर्स आके क्रोमैटिन को अटैच नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मेम्ब्रेन ब्रेक होता है और सेंट्रियोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स रिलीज होता है, ये जो दोनों सेंट्रियोल्स है ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाता है। एक नॉर्थ में जाएगा तो दूसरा साउथ में जाएगा, या एक ईस्ट के साइड जाएगा तो दूसरा वेस्ट साइड में जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो है प्रोफेज में, जहाँ पे हमको क्रोमैटिन कंडेंस दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होगा और सेंट्रियोल्स ऑपोजिट साइड्स में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब आते हैं प्रो मेटाफेज। इसको लेट प्रोफेज भी बोलते हैं या प्रो मेटाफेज भी बोलते हैं। अब इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरी डिसअपियर हो चुकी है। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल में जहां स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, वो अभी ऑपोजिट पोल तक पहुंच चुका है और स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट हो चुका है। कहाँ अटैच होता है? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में स्पिंडल का अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट हो चुका है और क्रोमोसोम का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। मूवमेंट कैसे होता है? जब वो उस रस्सी से, जिसको हम स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं, जब वो स्पिंडल फाइबर से ये जुड़ता है तो उस स्पिंडल फाइबर को अगर पुल करेंगे तो क्रोमोसोम एक साइड में पुल होगा। तो उसी तरह से क्रोमोसोम का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा प्रोफेज, प्रो मेटाफेज। अब आते हैं हम मेटाफेज। मेटाफेज सबसे डिस्टिंक्ट फेज है। क्यों? क्योंकि इस फेज में जो क्रोमैटिड्स है, ये सारे क्रोमोसोम्स जो है वो सेंट्रल प्लेन में अलाइन हो जाएंगे, मतलब इक्वेटोरियल लाइन में अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद इन लोग सेग्रीगेट होते हैं, क्योंकि जैसे ही इक्वेटोरियल प्लेन पे आएंगे तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर में अटैच होगा और जब स्पिंडल फाइबर पुल होगा तो इस क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। तो मेटाफेज का डिस्टिंक्टिव फीचर है कि सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में आके अरेंज होते हैं। फिर आ जाओ एनाफेज। एनाफेज में अब ये सेपरेशन हो जाएगा क्रोमैटिड्स का। कैसे होगा? क्रोमैटिड का सेपरेशन के लिए हमको लगता है कोहेसिन प्रोटीन, जिसका मूवमेंट स्टार्ट होता है। कोहेसिव प्रोटीन एक माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करता है। जब वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो स्पिंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट है उसका रस्सी बड़ा हो जाएगा और छोटा, और जब डिक्रीज करेगा तो रस्सी छोटा होगा। जब रस्सी छोटा होगा तो क्रोमोसोम्स उस साइड पे पुल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एनाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन से हट के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स किनारे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। फिर आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में काफी हद तक सारे क्रोमोसोम्स एकदम एंड में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से न्यूक्लियर रिफॉर्मेशन होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था वो वापस आता है। क्रोमोसोम जो अभी तक कंडेंस थे वो डीकंडेंस होना चालू करते हैं और इसके बाद ये माइटोसिस का जो क्रोमोसोम्स का डिविजन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब है जब हम एक सेल, अब दो सेल में, अब अभी तक जितना हमने पढ़ा वहां पे एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गया है। अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नॉर्मली नहीं एग्जिस्ट करता है, इसीलिए न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद सेल डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल डिवीजन के लिए अगर एनिमल सेल है तो इसमें एक फरो बनता है और फरो से धीरे धीरे अंदर की तरफ वो एनलार्ज होता है और फिर फरो मीट करने से दो सेल सेपरेट हो जाते हैं। प्लांट सेल्स में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए डायग्राम्स, माइक्रोफिलामेंट रिंग बन रहा है और वो धीरे धीरे पिचकते पिचकते पूरे सेल्स को, दोनों सेल्स को अलग अलग कर देता है। प्लांट सेल्स में भी फॉर्मेशन, प्लेट का फॉर्मेशन हुआ और फिर वो सेंटर से फॉर्म होते हुए बाहर की तरफ जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, माइक्रोफिलामेंट या एनिमल सेल में बाहर से वो फरो धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है और सेल प्लेट में ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ माइटोसिस। कब माइटोसिस होगा? ये रेगुलेटेड है। सबसे पहला इसमें चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला चेक पॉइंट है साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, दूसरा है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, तीसरा है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये सबकी जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन ठीक से नहीं हुआ है या फिर डीएनए उस स्टेट में नहीं है कि दो सेल्स में वो डिवाइड हो सके, तो ये चेक पॉइंट्स उसको एनालाइज करेगा और आपको इंटीमेट करेगा कि अब ये सेल डिवीजन के लिए सेल्स रेडी नहीं है। और ये सारे चेक पॉइंट्स होने के कारण वो सेल उसी फेज में रुक जाएगा ताकि मतलब म्यूटेटेड डीएनए का रेप्लिकेशन होके नेक्स्ट जनरेशन म्यूटेशंस में क्रिएट ना हो। इसीलिए ये चेक पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। की फीचर्स, जेनेटिक फिडेलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस फ्रॉम मियोसिस, मियोसिस में डिप्लॉयड आइडेंटिक, माइटोसिस में हम आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं और मियोटिक में हम हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। कैंसर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल वे में होता है तो जिसको हम कैंसर्स बोलते हैं। तो अगर सेल डिवीजन कंट्रोल्ड है, सारे चेक पॉइंट्स नॉर्मल वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर ये कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि इससे कैंसर रिसर्च में बहुत हेल्प करता है, मेडिसिन डिजाइनिंग में हेल्प करता है और बायोटेक्नोलॉजी में ये एनिमल क्लोनिंग, प्लांट क्लोनिंग में हेल्प करता है। तो ये एक ओवरव्यू था माइटोसिस का। नेक्स्ट टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मियोसिस। थैंक यू।